Hello dear friends, how are you? This is lecture number 4 on the Family Court Act 1964। इसके अंदर हमने लेक्चर नंबर हमारे पास 3 के अंदर सेक्शन नंबर 7 तक डिस्कस कर लिया था। आज लेक्चर के 4 के अंदर हम सेक्शन 8 से डिस्कस करेंगे। सेक्शन 8 बात करता है इंटीमेशन टू डिफेंडेंट्स। अब इंटीमेशन, वर्ड इंटीमेशन का मतलब क्या है? वर्ड इंटीमेशन का मतलब है नॉलेजेबल, कि किसी के नॉलेज में बात रख देना कि आपके अगेंस्ट में केस फाइल हो चुका है। आधी बात समझ में? मतलब किसी को इन्फॉर्म कर देना, किसी को इशारा दे देना कि आपके अगेंस्ट में सूट फाइल हो चुका है, आप आए अपीयर हों। ठीक है, ये बात होती है इंटीमेशन टू डिफेंडेंट्स। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। आइए इसका सब सेक्शन 1 देख लेते हैं। सेक्शन 8 सब सेक्शन 1। सब सेक्शन 1 क्या बात करता है? व्हेन अ प्लेंट इज प्रेजेंटेड टू अ फैमिली कोर्ट, जब प्लेंट फैमिली कोर्ट को प्रेजेंट की जाएगी, मतलब जब केस जो है ड्राफ्ट करके केस जो है फैमिली कोर्ट के पास लाया जाएगा। ठीक है, इट यहाँ पर अब है हमारे पास क्लास ABC। सेक्शन 8 सब सेक्शन 1, सब सेक्शन 1 का क्लास A, सब सेक्शन 1 का क्लास A ये क्या बात करता है? ये बात करता है शैल फिक्स अ डेट। ठीक है, सब सेक्शन 1 के तहत क्या होगी? व्हेन अ प्लेंट इज प्रेजेंटेड टू अ फैमिली कोर्ट, जब फैमिली कोर्ट के पास प्लेंट प्रेजेंट की जाएगी। ठीक है, क्या की जाएगी? प्लेंट प्रेजेंट की जाएगी फैमिली कोर्ट के पास। तो फिर फैमिली कोर्ट क्या करेगी? टू अ फैमिली कोर्ट इट। ठीक है, इट यहाँ पर बात है इट का मतलब क्या है? इट मीन्स फैमिली कोर्ट। ये वर्ड जो इट है वो डिनोट करता है हमारे पास फैमिली कोर्ट को। ठीक है, इट का मतलब है फैमिली कोर्ट। ठीक है, इट यहाँ पर है इट शैल फिक्स अ डेट ऑफ नॉट मोर देन 30 डेज फॉर द अपीयरेंस ऑफ द डिफेंडेंट्स। सब हमारे पास सब सेक्शन 1 के क्लास A में बात की गई है कि डिफेंडेंट की अपीयरेंस के लिए कितने दिन की डेट्स रखी जाएगी? ठीक है, 30 दिन से ज़्यादा नहीं होगी। ठीक है, मतलब 30 डेज के अंदर अंदर कोई दिन हमारे पास मुकर्रर किया जाएगा। शैल फिक्स अ डेट। ठीक है, शैल फिक्स अ डेट ऑफ नॉट मोर देन 30 डेज फॉर द अपीयरेंस ऑफ द डिफेंडेंट, मतलब 30 दिन से ज़्यादा हमारे पास डेट नहीं दी जाएगी, मतलब 30 दिन के अंदर। फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर कोई सूट फाइल होता है 2022 में, किस डेट पर प्लेंट प्रेजेंट की गई है? हमारे पास ये हमारे पास नवंबर चल रहा है। ठीक है, नवंबर की 11वें महीने की पहली तारीख को। ठीक है, 11वें महीने की पहली तारीख 2022 को पेश की गई है। ठीक है, तो फिर कोर्ट जो है ना वो अब 10 दिन की डेट रखे। ठीक है, 10/11 रखे या फिर 15/11 रखे, मतलब 10 दिन की डेट दे दी या फिर 15 दिन की या फिर 20 दिन की, जो कोर्ट चाहे 30 दिन की भी रख सकती है कोर्ट। यहाँ तक बात क्लियर है? ठीक है, अब क्लास B देख लेते हैं। सब सेक्शन 1 क्लास B। सब सेक्शन 1 क्लास B क्या बात करता है? ये बात करता है शैल इशू समन्स टू द डिफेंडेंट टू अपीयर ऑन अ डेट स्पेसिफाइड देयरिन, मतलब जो डेट स्पेसिफाई की गई है सब सेक्शन 1 क्लास A के तहत, उस डेट पे डिफेंडेंट को अपीयर होना है। और उसी डेट के फॉर एग्जांपल 15, ठीक है, 15 नवंबर डेट फिक्स की गई है, तो फिर 15 नवंबर को डिफेंडेंट को नोटिस इशू होंगे। हमारे पास 15 नवंबर को अपीयर होने के लिए डिफेंडेंट को क्या होंगे? नोटिस इशू होंगे। नोटिस कहें या फिर समन कहें, वो क्या होंगे? इशू होंगे। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है? बिल्कुल सिंपल है। ठीक है, अब चले जाते हैं क्लास C पर। सब सेक्शन 1 क्लास C ये क्या बात करता है? ये बात करता है शैल विदिन 3 डेज ऑफ द प्रेजेंटेशन ऑफ द प्लेंट। ठीक है, मतलब जिस दिन प्लेंट पेश की गई, ठीक है, पहली तारीख को प्लेंट पेश की गई थी और तारीख मुकर्रर की गई है 15 दिन की। ठीक है, 15 दिन की तारीख मुकर्रर की गई है हेयरिंग डेट पेश होने के लिए डिफेंडेंट के लिए। ठीक है, तो फिर विदिन 3 डेज
ठीक है। हमारे पास क्लास सी कहता है विदिन 3 डेज के 3 दिन के अंदर, विदिन 3 डेज जो है वो हमारे पास कोर्ट को हमारे पास क्या करना है, नोटिस इशू करने हैं। ठीक है, विदिन 3 डेज मतलब पहली तारीख को ही कर सकती है, 2 तारीख को करे या फिर 3 तारीख को, और वो कॉन्सिक्यूटिव जो है ना डेज के अंदर होगा। कॉन्सिक्यूटिव डेज मतलब जो वर्किंग डेज है। फॉर एग्जांपल फ्राइडे को प्लेंट प्रेजेंट की गई, ठीक है, फ्राइडे हो गया, ठीक है, सैटरडे को भी नोटिस इशू नहीं हुआ, फ्राइडे को नहीं हुआ, सैटरडे को भी नहीं हुआ, और बाद में क्या हो गया, संडे आ गया। ठीक है, तो संडे दिन जो है वो एक्सक्लूड होगा, कोर्ट जो है वो बाद में जो है मंडे को ही क्या करेगी, नोटिस इशू कर सकती है। जहाँ तक बात क्लियर है, ठीक है बेटा। अब चले जाते हैं हमारे पास विदिन 3 डेज प्रेजेंटेशन ऑफ द प्लेंट, शैल विदिन 3 डेज ऑफ द प्रेजेंटेशन ऑफ द प्लेंट, ठीक है, क्या करेगी, इशू करेगी नोटिस। हमारे पास क्लास सी का हमारे पास सब क्लास 1, क्लास सी सब क्लास 1 ये क्या बात करता है कि 3 डेज के अंदर शैल विदिन 3 डेज ऑफ द प्रेजेंटेशन ऑफ द प्लेंट सेंड, ठीक है, सेंड करने हैं, ठीक है, किसको, हमारे पास नंबर 1 के अंदर डिफेंडेंट, ठीक है, और क्लास सी सब क्लास 2 के अंदर किसको, ये थोड़ा पढ़ लें हम, 1 पढ़ लें जो डिफेंडेंट के लिए है। बाय रजिस्टर्ड पोस्ट टू ईच डिफेंडेंट, हर एक डिफेंडेंट को, अगर एक डिफेंडेंट से ज़्यादा आपके पास डिफेंडेंट्स है ना, तो फिर आप जो है वो एक से ज़्यादा डिफेंडेंट को, हर एक डिफेंडेंट को आपने सेंड करवाना है। ठीक है, एक्नॉलेजमेंट ड्यू मतलब जो एडी लगती है ना, आप जब पोस्ट करते हैं उसके साथ जो एडी लगती है ना उसको बोलते हैं एक्नॉलेजमेंट ड्यू। मतलब जब आप पोस्ट सेंड करते हैं पोस्ट के थ्रू तो फिर आप उसके साथ अगर एडी लगाएंगे ना तो फिर एडी वहाँ से रिटर्न होकर आपकी सेम एड्रेस पर आएगी कि उसको रिसीव हो गया है या नहीं। यहाँ तक बात क्लियर है, बहुत सिंपल है। ठीक है, अब क्या करते हैं हम, आर बाय कोरियर सर्विस, आर बाय पोस्ट, ठीक है, आप एडी भी लगा सकते हैं, ठीक है, किसी कोरियर पोस्ट के थ्रू भी लगा सकते हैं, पोस्ट भी करवा सकते हैं, आप जैसा चाहें आपने सर्विस करवानी है, सर्विस गुड करवानी है आपने। और नोटिस ऑफ द सूट, ठीक है, जो सूट आपने फाइल किया है ना फैमिली सूट, उसकी जो है नोटिस आ रही बात समझ में, टुगेदर विथ अ कॉपी ऑफ द प्लेंट, जो नोटिस कोर्ट का जाएगा कि इस डेट को अपीयर होना है, उसके साथ क्या क्या होंगी, हमारे पास नोटिस तो होगा, ठीक है, नोटिस के साथ साथ कॉपी होगी प्लेंट की, क्या होगी, कॉपी होगी प्लेंट की, ठीक है, और उसके अलावा क्या होगा, अ कॉपी ऑफ द शेड्यूल रिफर टू इन सबसेक्शन 2, रिफर टू इन सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 7, ठीक है, मतलब जो शेड्यूल दिया गया है रिफर टू इन सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 7, सेक्शन 7 के अंदर जो शेड्यूल दिया गया है वो शेड्यूल जो है ना वो पूरा का पूरा जो है आपने सेंड करना है। यहाँ तक बात क्लियर है। आइए देख लेते हैं हमारे पास शेड्यूल क्या है सेक्शन 7 का। सेक्शन 7 सब सेक्शन 2 उसमें शेड्यूल दिया गया है कि प्लेंट जो है क्या होगी, उसका मटेरियल फैक्ट्स क्या होंगे, और जो प्लेंट है उसके अंदर जो एविडेंस जो देंगे विटनेस उसकी ब्रीफ समरी क्या होगी, वो है हमारे पास, ठीक है। एंड copies of the documents and a list of documents referred to in subsection 3 of the said section, मतलब सेक्शन 7 का सबसेक्शन 3 के अंदर, मतलब सेक्शन हमारे पास 7 का सबसेक्शन 2 और सबसेक्शन 3 की कंप्लायंस मुकम्मल होनी चाहिए। मतलब सबसेक्शन 2 के अंदर आपने प्लेंट की कॉपी भी देनी है और प्लेंट के साथ आपने जो भी ब्रीफ फैक्ट्स बताए हैं वो भी देने हैं, जो भी मटेरियल फैक्ट्स हैं, और सबसेक्शन 3 के अंदर जो भी आपने डॉक्यूमेंट्स अटैच किए हैं वो सब के सब डॉक्यूमेंट्स की कॉपी आपने अदर साइड डिफेंडेंट को सेंड करनी है उसकी एड्रेस पर। यहाँ तक बात क्लियर है। उसके बाद चले जाते हैं हम, यहाँ तक आपको बात क्लियर है, ठीक है। ये हमारे पास जो है 1 था, ठीक है, ये सबसेक्शन सेक्शन सी का हमारे पास 1 था, और हमारे पास क्लास सी का सब क्लास 1 था,
और अब चले जाते हैं क्लास सी का सब क्लास 2। ये क्या बात करता है, ठीक है, ये क्लास है, ठीक है, ये इसका सब क्लास है, सब क्लास 1, और ये हमारे पास क्लास है, ठीक है, और ये इसका सब क्लास है, ठीक है। सब क्लास 2 क्या बात करता है, सब क्लास 2 जो है हमारे पास ओमिट किया गया है, डिलीट कर दिया गया है, फिर भी मैं आपको आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए इसको थोड़ा रीड आउट कर लेता हूँ। ये हमारी बेयर रीडिंग चल रही है, इसके अंदर हम ब्रीफ में नहीं चाह रहे, जो बेयर एक्ट के अंदर जो डिफाइन किया गया है मैं उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है बेटा, यहाँ तक बात समझ में आ रही है आपको। तो ये डिलीट किया गया है, फिर भी मैं आपको समझा रहा हूँ। टू द चेयरमैन ऑफ द यूनियन काउंसिल विद इन हुज जुडिक्शन द डिफेंडेंट और डिफेंडेंट्स इज केस मे बी रिजाइड, मतलब जो यूनियन चेयरमैन होगा ना यूसी का, उसको भी हमारे पास एक कॉपी सेंड की जाएगी। किसको? यूसी, मतलब यूनियन काउंसिल का जो चेयरमैन होगा उसको। जो भी डिफेंडेंट्स है, अगर एक डिफेंडेंट्स है, ठीक है, तो उसको, अगर ज़्यादा डिफेंडेंट हैं तो डिफेंडेंट्स, मतलब डिफेंडेंट्स, ठीक है। उसके लिए जहाँ पर डिफेंडेंट रहता है, जो भी चेयरमैन है यूनियन काउंसिल का, जिस चेयरमैन हमारे पास यूनियन काउंसिल के चेयरमैन की जुरिस्डिक्शन में जो डिफेंडेंट या फिर डिफेंडेंट्स जो रहते हैं उनको कॉपी सेंड की जाएगी इन्फॉर्मेशन के लिए कि आपके जुरिस्डिक्शन में ये शख्स रहता है, इसके अगेंस्ट में ये सूट फाइल हुआ है। यहाँ तक बात क्लियर है, ठीक है। If the case may be reside and where the defendant reside within the jurisdiction of a different union council, to the chairman of every such union council a notice of the plaint having been presented, मतलब जो भी प्लेंट प्रेजेंट की गई है, अगर डिफेंडेंट्स एक से ज़्यादा हैं, मतलब फॉर एग्जांपल डिफेंडेंट्स हैं कौन, एक तो उसका अपना हस्बैंड है फॉर एग्जांपल ए, ठीक है, और एक हस्बैंड का जो है भाई है बी, एक हस्बैंड का जो है हमारे पास फादर है सी। अब तीनों, एक यूनियन काउंसिल जो है जेड में रहता है, एक यूनियन काउंसिल जो है वाई में रहता है, ये भी वाई में, फॉर एग्जांपल, मतलब ये अलग रहते हैं दो, ये अलग रहते हैं। तो फिर ये जहाँ रहता है, जिस चेयरमैन की जुरिस्डिक्शन में रहता है, जिस यूनियन काउंसिल में ये रहता है, इसको कॉपी अलग सेंड की जाएगी, और ये जो अलग रहते हैं यूनियन काउंसिल में, इसको अलग कॉपी सेंड की जाएगी इन्फॉर्मेशन के लिए। ये डिलीट कर दिए गए हैं हमारे इस एक्ट से, मगर फिर भी मैं आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए इसको समझा रहा हूँ। यहाँ तक बात क्लियर है। इसके बाद हम चले जाते हैं सब सेक्शन 2। सब सेक्शन 2 क्या बात करता है, ये आप नोट कर लें, इसके बाद हम सब सेक्शन 2 की बात करते हैं, ठीक है डियर फ्रेंड्स, ये आप अच्छी तरह से इसको नोट कर लें। जी डियर फ्रेंड्स, नोट कर लिया आपने। अब देख रहे हैं हम सेक्शन 8 का सब सेक्शन 2। सब सेक्शन 2 बात करता है कि जब कोई समन्स इशू हो चुके हैं अंडर क्लास बी ऑफ सब सेक्शन 1, सब सेक्शन 1, सेक्शन 8 का जो सब सेक्शन 1 था उसका क्लास जो बी था, उसके तहत जो भी नोटिस इशू हुए हैं, ठीक है, शैल बी अकम्पनीड बाय अ कॉपी ऑफ द प्लेंट, उसके साथ प्लेंट की कॉपी होना ज़रूरी है कि प्लेंट दाखिल जो हुई है उसके अंदर क्या मांगा गया है, ठीक है। अ कॉपी ऑफ द शेड्यूल रिफर टू इन सब सेक्शन 2 ऑफ द सेक्शन 7, मतलब शेड्यूल के साथ क्या क्या डॉक्यूमेंट्स अटैच किए गए हैं, ठीक है, क्या उसके अंदर एविडेंस, जो विटनेस है वो कौन सी एविडेंस देंगे, उसका समरी ब्रीफ भी जो है वो देना है। यहाँ तक बात क्लियर है, सिंपल है। एंड कॉपीज ऑफ द डॉक्यूमेंट्स एंड लिस्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट्स रिफर टू इन सब सेक्शन 3 ऑफ द सेड सेक्शन, मतलब जो भी लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स है ना वो भी आपने सेंड करना है, ठीक है, लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स। यहाँ तक बात क्लियर है। अब चले जाते हैं सेक्शन 8 सब सेक्शन 3 के अंदर। ये क्या बात करता है, ये बात करता है ऑन रिसिप्ट ऑफ द नोटिस, पानी ले, ऑन रिसिप्ट ऑफ द नोटिस अंडर क्लास सी, मतलब क्लास सी के तहत जो भी नोटिस रिसीव हो जाते हैं किसी भी पार्टी को, ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। किसी भी पार्टी को अगर नोटिस इशू होते हैं सब हमारे पास क्लास सी के तहत, तो फिर ऑन रिसिप्ट ऑफ द नोटिस अंडर क्लास सी ऑफ द सब सेक्शन 1 द चेयरमैन शैल डिस्प्ले द नोटिस ऑन द नोटिस बोर्ड ऑफ द यूनियन काउंसिल फॉर अ पीरियड ऑफ 7 कॉन्सिक्यूटिव डे, मतलब जो भी
नोटिस रिसीव होंगे यूनियन काउंसिल चेयरमैन को, यूसी के जो चेयरमैन हैं उनको, तो फिर वो क्या करेंगे, उनको जो है डिस्प्ले करेंगे कहाँ पर, नोटिस बोर्ड पर। कितने दिनों के लिए, 7 कॉन्सिक्यूटिव डेज के लिए। कॉन्सिक्यूटिव मीन्स वर्किंग डेज, ठीक है, वर्किंग डेज मतलब जो भी वर्किंग डेज है उनके तहत। मैं पानी पी लूँ। मतलब 7 दिन के लिए वो जो चेयरमैन हैं वो डिस्प्ले करके रखेंगे। एंड शल एज सून एज मे बी आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ सेड पीरियड, मतलब जितना पॉसिबल हो जाए 7 दिन के बाद ये चेयरमैन क्या करेंगे, ये इन्फॉर्म द फैमिली कोर्ट ऑफ नोटिस हैविंग बीन सो डिस्प्ले। वो कोर्ट को क्या करेंगे, वो कोर्ट को इन्फॉर्म करेंगे। क्या इन्फॉर्म करेंगे कि इन्होंने जो है वो नोटिस डिस्प्ले कर दिया था। डिस्प्लेड मतलब इसने क्या, इन्होंने क्या कर दिया था, इन्होंने डिस्प्लेड कर लिया, मतलब डिस्प्ले जो करना था उन्होंने डिस्प्ले कर दिया है 7 दिनों के लिए। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है, सिंपल हो गया। अब सेक्शन 8 का सब सेक्शन 4 क्या बात करता है उसके ऊपर देख लेते हैं। ये हमारे पास सब सेक्शन जो 3 है ना वो भी डिलीट हो चुका है, ये भी हमारे पास ओमिट हो चुका है। यहाँ तक बात क्लियर है, ये भी ओमिटेड है, मतलब डिलीट हो चुका है, ठीक है। मगर फिर भी मैं आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए मैं पूरा डायरेक्ट जो है ना जो ओमिट हो चुके हैं ना वो भी मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ तक बात क्लियर है। अब चले जाते हैं सब सेक्शन हमारे पास 4 पर। सब सेक्शन 4 क्या बात करता है, सब सेक्शन 4 बात करता है सर्विस ऑफ द प्लेन एंड इट्स अकॉम्पनीमेंट्स इन द मैनर प्रोवाइडेड इन क्लास बी और क्लास सी ऑफ सब सेक्शन 1 शैल बी डीम्ड टू बी ड्यू सर्विस ऑफ द प्लेन अपॉन द डिफेंडेंट। मतलब क्लास बी और सी के तहत जो नोटिस इशू हुए हैं, ठीक है, आर सब सेक्शन 1 के तहत वो जो है वो हमारे पास समझे जाएंगे कि ड्यूली सर्व हो चुके हैं। आ रही बात समझ में। सब हमारे पास सब सेक्शन 4 बात करता है कि क्लास हमारे पास बी और सी के तहत जो नोटिस इशू हुए हैं वो समझे जाएंगे, डीम्ड टू बी सर्व्ड, ठीक है, समझे जाएंगे कि वो सर्विस उनकी हो चुकी है। बिल्कुल यहाँ तक बात क्लियर है, बिल्कुल सिंपल है। उसके बाद चले जाते हैं सेक्शन 8 सब सेक्शन 5। ये क्या बात करता है, ये बात करता है एवरी नोटिस एंड इट्स अकॉम्पनीमेंट्स अंडर क्लास सी ऑफ सब सेक्शन 1, मतलब जो भी प्लेंट था, ठीक है, प्लेंट नोटिस और जो भी उसके साथ अकॉम्पनीड थे, मतलब उसके साथ जो भी डॉक्यूमेंट सेंड किए गए, जो भी डॉक्यूमेंट्स भेजे गए हैं, ठीक है, क्लास सी के तहत सब सेक्शन 1 के शैल बी सर्व्ड एट द एक्सपेंस ऑफ द प्लेंट, मतलब उसकी कास्ट कौन भरेगा, ठीक है, उसका खर्चा कौन भरेगा, उसका खर्चा प्लेंटिफ भरेगा, ठीक है। द पोस्टल चार्जेस फॉर सच ए सर्विस शैल बी डिपोजिटेड बाय द प्लेंटिफ एट द टाइम ऑफ फाइलिंग द प्लेंट, मतलब जब प्लेंट इन्होंने प्रेजेंट की थी उस वक्त उनको ये जमा करने हैं। आ रही बात समझ में। मतलब वो कास्ट जो है ना, वो खर्चा जो है ना, मतलब चार्जेस जो है, मतलब जो हमारे पास सर्विस में हम करेंगे, ठीक है, उसकी सर्विस के सब डॉक्यूमेंट्स का जो भी खर्चा है, जो हम पोस्ट कराएंगे, टीसीएस कराएंगे, एडी लगाएंगे, जो भी करेंगे हम, फोटोकॉपी जो भी देंगे, वो सब का सब खर्चा जो है ना वो प्लेंटिफ को बियर करना है, प्लेंटिफ ने बर्दाश्त करना है। यहाँ तक बात क्लियर है। ये बात करता है कास्ट की, कि कास्ट कौन भरेगा, कास्ट नोटिस की प्लेंटिफ भरेगा, ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। उसके बाद चले जाते हैं हम सेक्शन 8 सब सेक्शन 6। ये किसके बारे में बात करता है, ये बात करता है हमारे पास ऑर्डर 5, ठीक है, और ऑर्डर 5 के जो भी रूल्स हैं सीपीसी के, ऑर्डर 5 रूल कौन कौन से रूल है हम देख लेते हैं। रूल 9 मैं आपको बता देता हूँ, रूल 9, रूल 10, रूल 9, रूल 10, रूल 11, ठीक है, रूल 16 और इसके अलावा रूल 17, रूल 18, रूल 19, ठीक है, रूल 20, 21,
23, 24, 20, हमारे पास 6, 27 और 28, 29 CPC। ये CPC हमारे पास ऑर्डर 5 के, ये CPC के जो भी प्रोविजंस हैं ना, ये एप्लीकेबल होंगे सर्विस के ऊपर, ठीक है। ऑर्डर 5 क्या बात करता है हमारे पास? ऑर्डर 5 CPC क्या बात करता है? इश्यू एंड सर्विस ऑफ समन्स। ऑर्डर 5 क्या बात करता है? इश्यू एंड सर्विस ऑफ समन्स, ठीक है। इसके बारे में मतलब ये सेक्शन जो है ना वो एप्लीकेबल होंगे। समन्स इशूड अंडर क्लास बी ऑफ सबसेक्शन 1 शैल बी सर्व्ड इन द मैनर प्रोवाइडेड इन कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर। मतलब CPC के जो ऑर्डर 5 है ना, उसका जो मैनर जो बताया गया है ना सर्विस का, हमारे पास समन सर्व का करवाने का, वो सारा का सारा प्रोसीजर इस पर एप्लीकेबल होगा फैमिली कोर्ट पर, ठीक है। द कॉस्ट ऑफ सच समन्स शैल बी असेस्ड एंड पेड एज फॉर समन्स इशूड अंडर द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908। मतलब ये जो भी समन्स निकलेंगे, जो भी, ठीक है, नोटिस इशू होंगे, उसकी जो कास्ट है ना, उसका जो खर्चा है ना, वो हमारे पास लगाया जाएगा, असेस्ड किया जाएगा। वर्ड असेस्ड का मतलब है डिटरमाइन किया जाएगा, मतलब पेड किया जाएगा। प्लेंटिफ पेड करेगा, उसके बाद ही होगा। इसके बाद हम चले जाते हैं यहाँ पर आखिरी हमारे पास इस सेक्शन के अंदर एक्सप्लेनेशन। ये एक्सप्लेनेशन क्या बात करता है? ये एक्सप्लेनेशन बात करता है कि फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन, इस सेक्शन के मकसद के लिए द एक्सप्रेशन यूनियन काउंसिल, यूनियन काउंसिल का मतलब क्या होगा? एक्सप्लेनेशन के अंदर बात की गई है यूनियन काउंसिल। यूनियन काउंसिल कि यूनियन काउंसिल कौन होगा? मीन्स यूनियन काउंसिल, टाउन कमेटी और यूनियन कमेटी कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर सेक्शन 57 ऑफ द इलेक्टोरल कॉलेज एक्ट 1964। मतलब सेक्शन 5 के हमारे पास अंडर सेक्शन 57 कौन सी एक्ट हमारे पास है? जो एक्ट है द इलेक्टोरल कॉलेज एक्ट 1964। इसके सेक्शन 57 के तहत जो उसकी डेफिनेशन बताई गई है, जो कॉन्स्टिट्यूट किया गया है यूनियन काउंसिल, ठीक है, वही मीनिंग समझी जाएगी। यहाँ तक बात क्लियर है, बहुत सिंपल है। अगर इसके अंदर कहीं भी किसी भी किस्म की कोई भी कन्फ्यूजन हो, आप मुझसे पूछ सकते हैं, ये आप नोट करें। इसके बाद हम आगे डिस्कशन करेंगे। इसके बाद हम सेक्शन नंबर 5 पर डिस्कस करेंगे। सेक्शन हमारे पास सेक्शन 5 में लेक्चर नंबर 5 के अंदर सेक्शन नंबर 9 देखेंगे हम। सेक्शन नंबर 9 बात करता है रिटन स्टेटमेंट की, ठीक है डियर फ्रेंड्स।